राइट टू इंफॉर्मेशन और जो फूड सिक्योरिटी एक्ट हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं जिनकी आज अगर पूरी तरह पहचान नहीं है तो आने वाले सालों में होगी। अश्विनी कुमार को आप सुन रहे थे। लक्ष्मण राघव हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मण, माफ कीजिएगा क्योंकि लगातार उनके चाहने वाले, उनके साथ काम करने वालों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इसलिए आपको रोकना पड़ा। अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, बिल्कुल मैं यही कह रहा था कि भारत में आर्थिक सुधारों के प्रणेता मनमोहन सिंह, जिनको कई कई कारणों से याद किया जाता रहेगा, और जैसा कि उन्होंने खुद भी कहा था कि इतिहास मुझे दयालुता से याद करेगा, और उसकी बड़ी वजह है उनकी स्कीम्स, जैसा कि अभी पॉलिटिकल राजनीति भी बता रही थी, चाहे कैश ट्रांसफर की बात हो, नरेगा जैसी स्कीम्स की बात हो, और उनकी सोच में हमेशा एक कोशिश थी। खासतौर पर जब भारत में उदारीकरण शुरू हुआ तो उसके प्रणेता वही थे। स्वर्गीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय जो वित्त मंत्री थे, और जो वक्त था उस वक्त का, वो आपको याद है विजेंद्र, आप खूब पढ़ते हैं, समझते हैं इन चीजों को, तो निश्चित तौर पर देखिए उन्हें एक ऐसे लीडर के तौर पर याद किया जाएगा जो किसी राजनीतिक से ज्यादा देश की बेहतरी के लिए समर्पित लीडर रहे। आम आदमी की जिंदगी में खुशहाली जो लाने का काम किया, वो 500 के नोट जो आए, जो चीजें बदली, उसमें उनका योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। और यही बात है कि आज हर तरफ से, चाहे वो बात कर लें भारत के प्रधानमंत्री जो है मोदी की, राष्ट्रपति जी की, लोकसभा अध्यक्ष की, या उनके जो विरोधी दल के नेता थे, यानी उनके रिश्ते हमेशा से दलगत राजनीति से ऊपर उठ के रहे। बहुत सारी चीजें थी, संकट उनके सामने भी थे, चुनौतियां भी रही, बहुत सारी दूसरी बातें भी होती रही, लेकिन निश्चित तौर पर जैसा कि मैं कह रहा हूं, आर्थिक जो है उन्नति के प्रणेता, शिल्पकार के तौर पर, और एक ऐसे नेता के तौर पर जिसकी कोशिश राजनीति, खराब बयानबाजी की बजाय ये थी कि देश कैसे तरक्की करे। क्योंकि लक्ष्मण जी, उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार मौन रहना, सिर्फ काम करना, ये बना लिया था, और इसलिए चाहे वो बहुत ज्यादा कुछ ना कह पाए, अपने काम के माध्यम से उन्होंने इतना कहा है कि अगर हम सुनने बैठ जाएं तो शायद साल बीत जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजेंद्र, उन्होंने जो कहा ही नहीं बल्कि उनको चरितार्थ भी किया। सूचना का अधिकार, मनरेगा की बात कर लो, परमाणु समझौते की बात कर लो, आपको याद होगा वो समय सरकार को भी स्टेक पे लगा दिया था उस वक्त जब समझौता हुआ था। तो निश्चित तौर पर देखिए उनके मन में ये था हमेशा से। ठीक है, किस तरह से वो प्रधानमंत्री बने, क्या व्यवस्था रही उस वक्त, क्या चीजें रही, लेकिन जब उन्हें जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने उसे बहुत बखूबी निभाया। भारत में लाइसेंस राज को खत्म करने का श्रेय किसी को जाएगा तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जाएगा। वित्त मंत्री के तौर पर रहते हुए उन्होंने ये सब कुछ किया था। तो आज कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता ही नहीं बल्कि आम जन भी कहीं ना कहीं अपने पूर्व प्रधानमंत्री को उसी तरह से याद कर रहा है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस विधायक, विधानसभा में चीफ व्हिप, आदर्श नगर विधानसभा सीट से विधायक रफीक खान जी जुड़ गए। रफीक जी, क्योंकि शब्द नहीं है, एक ऐसे व्यक्तित्व जो शब्दों के बंधन में बंधे भी नहीं, जो सिर्फ कर्म पथ पर आगे बढ़े, आज वो दुनिया को अलविदा कह गए और 5 दिन का राष्ट्रीय शोक, माफ कीजिएगा 7 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। जी, निशब्द है पूरा हिंदुस्तान, और मैं ये कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, न केवल पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री के रूप में अपनी धाक जमाने वाले आदरणीय माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते, और पूरे हिंदुस्तान की आवाम उनको सुनने के लिए हमेशा बेताब थी, उनकी पॉलिसी से प्रभावित थी। 4 से 14 का उनका टेन्योर, पहले उनका गवर्नर के रूप में टेन्योर, फिर उसके बाद में उनका कार्यकाल फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में, और फिर 4 से 14 के दरमियान उनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में। बिल्कुल अविस्मरणीय, हर जगह उनकी जो काम की छाप थी, वो अपने कार्य की हर पृष्ठभूमि को उन्होंने बखूबी अदा किया। न केवल अदा किया बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लेके आए, और ऐसी प्रतिभा के धनी जो पूरी दुनिया लोहा मानती थी। जब मुझे याद है अच्छे से कि 8 से
10 के दरमियान, 2008 से 10 के दरमियान, जब दुबई में इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी, अमेरिका की इकोनॉमी करा रही थी, डाउन हो गई थी, यूरोप डाउन था, रशिया डाउन था, जापान डाउन था, चाइना डाउन था, और एकमात्र देश था जिसकी इकोनॉमी बूम कर रही थी। लोग बाग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे थे और हर दिन हर रात ऐसे लगता था कि आदमी का जो मालिकाना हैसियत है वो बढ़ती जा रही है। और हिंदुस्तान को एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनाया। तो ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में नहीं है। उनके कंट्रीब्यूशन को, देश की अर्थव्यवस्था को तो सुधारने का जो कार्य उन्होंने किया, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं ये कह सकता हूं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। ऐसी शख्सियत हजारों सालों में एक आध बार पैदा होती है और हमारे आज वो उनका अंतिम सांस उन्होंने ली। मैं पूरे दिल की गहराइयों से, न केवल मेरी ओर से, पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बहुत दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं। रफी खान साहब, आपके शब्दों में उस दर्द को महसूस किया जा सकता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Economy and politics to Indians, but he was advisor to many countries of the world. Even Barack Obama called him a great economist. He said Manmohan Singh has inspired him to take very challenging decisions. This is what Barack Obama had his opinion, respect for Manmohan Singh. Such countries have acclaimed that Manmohan Singh is a great leader and a statesman. बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और यही वजह है कि देखिए 7 दिन का राजकीय शोक, राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। कल होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी और डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। और जब राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है तो उसके अपने आप में कई मायने होते हैं। मेरे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ गए हैं। दिनेश जी, देश के लिए तो ये बड़ी क्षति है ही, इसको आप कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? क्योंकि दूसरा डॉक्टर मनमोहन सिंह होना ये असंभव है। जी देखिए, यकीनन आज देश के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा दुख का दिन है, क्षति का दिन है कि पूर्व अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व आरबीआई के गवर्नर मनमोहन सिंह है, वो हमारे बीच में यहाँ पर नहीं रहे। और एक राजस्थान के लिए अच्छी बात है कि वो अपने जीवन में 6 बार राज्यसभा सांसद बने थे। 1991 में जब वो नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री बने थे तो असम से पहली बार राज्यसभा सांसद चुने गए थे और करीब 33 साल का उनका राज्यसभा सांसद बतौर कार्यकाल रहा। और आखिरी बार वो राजस्थान से ही राज्यसभा सांसद है, वो निर्वाचित यहाँ पर हुए थे। और राजस्थान में जो रिफाइनरी की शुरुआत है, शुभारंभ है, वो प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने यहाँ पर की थी। हालांकि एक बार उन्होंने, विजेंद्र जी, 1999 में दिल्ली साउथ लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए। लेकिन उसके बावजूद जब नरसिम्हा राव के जो उनके मजबूत सलाहकार थे पीसी एलेक्जेंट, उनकी सलाह पर उन्होंने मनमोहन सिंह को है वो देश का वित्त मंत्री बनाया था। और 1991 से लेकर 1996 का वो दौर याद होगा। देश में उदारीकरण के तौर पर, यानी आर्थिक जो मंदी थी, उस संकट के दौर से उभारने में उनका बतौर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह का कह सकते हैं कि अच्छा ही यहाँ पर कार्यकाल था। और 10 साल वो देश के प्रधानमंत्री रहे। इस तरह जब कंट्रोवर्सी हुई तब सोनिया गांधी ने उनको प्रधानमंत्री के तौर पर चुना था और 10 साल उन्होंने बेहतरीन यहाँ पर काम किए। तो एक अच्छे राजनेता के साथ एक अच्छे अर्थशास्त्री वो यहाँ पर थे। और
उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर रहे, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर रहे, और उसके बाद यानी प्रोफेसर से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर है वो उन्होंने तय किया था। बिल्कुल दिनेश जी, लेकिन कहते हैं ना कि हर एक नेता की एक लेगेसी होती है। उन्होंने अपने परिवार से किसी को राजनीति में आने ही नहीं दिया, क्योंकि वो सियासत कम करते थे, देश सेवा ज्यादा। क्या कांग्रेस में कोई है जो उनसे लेगेसी को आगे बढ़ा सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री इधर वो रहे थे, उनका कार्यकाल रहा था, उनका जो योगदान था एक अर्थशास्त्री के तौर पर, उसका तो कोई मुकाबला यहाँ पर कर नहीं सकता। और जिस तरह बीजेपी के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी एक सहज, सरल, सुलभ, सौम्य, विनम्र और अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे, तो कांग्रेस में उनके मुकाबले एक मनमोहन सिंह थे जो अपनी सादगी, सहज, सरल और विनम्रता, ये कह सकते हैं जो कहने थे, उसके लिए वो यहाँ पर जाने जाते थे। और कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी क्षति है कि सारे जो नेता है, सारी लीडरशिप है, नेतृत्व है, वो कर्नाटक से रात को रवाना हो गए। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली पहुंचने वाले हैं, तो तमाम प्रोग्राम है वो यहाँ पर निरस्त कर दिए। प्रियंका गांधी खुद एम्स अस्पताल पहुंची, तो आप देख सकते हो कि गांधी परिवार के लिए वो किस तरह इम्पोर्टेंट थे। और जिस तरह उनको प्रधानमंत्री चुना गांधी परिवार ने, कांग्रेस पार्टी ने, वो भी एक अपने आप में थे। तो आज उनकी भरपाई बिल्कुल नहीं हो सकते। कह सकते हैं कि एक युग का अंत मनमोहन सिंह के साथ ही समाप्त यहाँ पर हो गया, उसका अंत यहाँ हो चुका है। ठीक है दिनेश जी, कोई जानकारी आपके पास है? क्योंकि देखिए, जब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जिंदा थे तब तक हो सकता है कहा जाए कि वो एक पार्टी की धरोहर थे, लेकिन जैसे ही वो अब दुनिया में नहीं रहे, वो राष्ट्र की धरोहर है। आपको क्या लग रहा है, अंतिम संस्कार को लेकर, उनके अंतिम सफर को लेकर कांग्रेस कोई विशेष रणनीति बना रही है, या भारत सरकार जिस तरीके से राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करेगी उसमें कांग्रेस भागीदारी होगी? जी बिल्कुल, बतौर वो प्रधानमंत्री देश के रहे, तो और जिस तरह आप बता रहे हो कि अवकाश घोषित किया गया, तो जाहिर सी बात है जिस तरह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है वो भी एम्स अस्पताल पहुंचे। तो तमाम जो पूर्व प्रधानमंत्री है जिनका एक प्रोटोकॉल होता है, पूरे प्रोटोकॉल के साथ बताया जा रहा है कि सरकार है उनके जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है विधिवत, वो उसको पूरी तरीके से कीजिए। जिस तरह अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों की दिल्ली के अंदर अलग से समाधि स्थल है, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो अंतिम संस्कार है वो एक बड़े स्तर पर किया जाएगा। उनके योगदान को, उनके जो स्मरण को, उनके कार्यकाल को योगदान करते, उसी तरह केंद्र सरकार तमाम चीजों, क्योंकि इतना कठोर हार्डकोर राजनीति वो नहीं करते थे, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से दूर रहते थे, और सभी में उनकी स्वीकार्यता थी। जब उन्हें वित्त मंत्री चुना तो पी नरसिम्हा राव ने यही कहा था कि मुझे एक वित्त मंत्री के तौर पर ऐसा नेता चाहिए जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता हो। तो उनके नाम को अलेक्जेंडर ने सुझाया गया, और जब उन्होंने अपना एक जो पहला बजट पेश किया था, तो उन्होंने एक विक्टर हुगो की एक लाइन लिखी थी कि दुनिया की कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। इस लाइन के साथ उन्होंने 1993 में जब अपना पहला बजट पेश किया था, तो इन लाइनों से उन्होंने अपना बजट भाषण है वो यहाँ पर शुरू किया था। और कांग्रेस में, गांधी परिवार में उनकी क्या उपयोगिता स्वीकार थी कि लगातार, यानी उन्हें 10 साल देश का प्रधानमंत्री बनाया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऐसे प्रधानमंत्री बने वो उस समय जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया, और उसके बाद दोबारा वो प्रधानमंत्री चुने गए। तो इसी अप्रैल के महीने के अंदर विजेंद्र उनका जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो समाप्त हुआ था, और राजस्थान से वो राज्यसभा सांसद थे। और जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो बाकायदा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी जो उपलब्धियां थी उनको लेकर एक पत्र भी लिखा था, लेटर भी यहाँ पर लिखा था। और गांधी परिवार किस तरह देख सकते हो कि सोनिया गांधी तबीयत नासाज होने के बाद ये समाचार आ रहे हैं कि वो भी एम्स अस्पताल पहुंच सकती है, और राहुल गांधी खड़गे दोनों यहाँ पर पहुंचने वाले। तमाम सीनियर नेता कल आएंगे, और जो जितने भी कर्नाटक गए हुए थे, तो कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया कि तमाम लीडर देश भर के जो दिल्ली है वो पहुंचेंगे और अंतिम दर्शन करेंगे, अपनी श्रद्धांजलि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को है वो अर्पित करेंगे। और जैसा कि
उनके परिवार में उनकी पत्नी भूषण कौर थी और 3 उनके बेटियां हैं। इसके अलावा उन्होंने परिवार में किसी को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया, जैसा कि आप कह रहे हो। तो पंजाब से लेकर उन्होंने इस तरह बाहर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पीएचडी की डिग्री हासिल की और उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमफिल की डिग्री उन्होंने हासिल की। तो हर चीज में, हर क्षेत्र में वो पारंगत थे और एक संवेदनशील वो इंसान थे। और आखिरी बार वो जब उनका राज्यसभा का कार्यकाल था तब उनको यहाँ पर देखा गया था। 19 सितंबर 2023 को व्हील चेयर पर वो राज्यसभा के सदन में पहुंचे थे और इससे पहले भी उन्होंने 7 अगस्त 2023 को, यानी काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। लगातार कई दफा उनको अस्पताल में भी भर्ती कराया गया और आज जैसे ही सूचना आई रात 8 बजे उनकी तबीयत भी नासाज हुई है और फिर 10 बजे बाद आधिकारिक रूप से प्रशासन ने उनकी डेथ को है वो डिक्लेयर किया। तो पूरे देश के लिए, पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए और राजनीतिक गलियारों में आज शोक की लहर यहाँ पर छाई हुई है और जो तमाम नेता है वो पुरानी तस्वीरों के साथ उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित यहाँ पर कर रहे हैं। और अशोक गहलोत ने जैसा कि बताया कि वो बहुत ही सरल, सौम्य और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी थे और भारतीय आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता और दुनिया में भारत को आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में मनमोहन सिंह का एक बड़ा योगदान रहा था। और उन्होंने 15 रिफाइनरी का भी जिक्र किया कि उनके सहयोग से उनके प्रधानमंत्री रहते हुए राजस्थान को इतनी बड़ी सौगात मिली रिफाइनरी के रूप में। Memories of Dr. Manmohan Singh. I was 32 years old when Dr. Manmohan Singh called me to his office in the Planning Commission, Yojana Bhavan, in September of 1986 and offered me a job. I was there in the Ministry of Industry and he wanted me to join the Planning Commission along with 2 other economic advisors, Rakesh Mohan and Arvind Virmani. So at the age of 32, I got this senior position in the Planning Commission thanks to Dr. Manmohan Singh. I worked with him in the Planning Commission and then I worked with him when he was Finance Minister. Then I worked with him when he was out of power in the Congress Party. Then I worked with him when he was Prime Minister. So for 36 years, I've worked with him very, very closely, very intimately. Very many memories of our association. Well, what can I say? He led a full life. It was a full life, extremely full life, and it was an extraordinarily distinguished life. Chief Economic Advisor, Chief Economic Advisor, Finance Secretary, Member Secretary Planning Commission, Governor Reserve Bank of India, Deputy Chairman Planning Commission, Finance Minister, Prime Minister. I can't think of anybody in India who has had all these posts and filled them with the greatest of distinction. His finance ministership was transformative. He transformed the Indian economy. He was the technocratic master. P.V. Narasimha Rao, of course, was the political master. But Dr. Manmohan Singh was a technocratic Sutradhar of the 1991 economic reforms, which transformed Indian trade, transformed Indian industry, and made India the global power that it has become today. As Prime Minister, revolutionary social legislation, Freedom of Information Act, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, Forest Rights Act, Right to Education Act, Food Security Act, Land Acquisition Act, revolutionary laws, reservations for scheduled castes, scheduled tribes and OBCs in both public and private educational institutions. These are all, and of course the Indo-US nuclear agreement, which completely enhanced India's global status. So he was a quiet man, self-effacing, but very dignified, he was the model of humility and integrity, never lost his cool. He was attacked, he was criticized by his political opponents, but he took them in his stride, and many of the initiatives